देखो देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें है क्या, 4 बिंदु दिया हुआ है, -4 5 0 7 5 -5 और कितना -4 -2। एक चतुर्भुज खींचना है। हाँ, पहले तो खींचना है, उसके बाद उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग 2 लाइन खींच लेते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल लाइन को कहते हैं एक्स अक्ष और वर्टिकल को कहा जाता है वाई अक्ष, एक्सिस ऑफ वाई। अब यहाँ पर पॉइंट को शो कर देते हैं 1 2 3 4 5। कहाँ तक है? शीर्ष 5 तक ही है और 7 तक भी है, 6 7। ऐसे इधर आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे होगा। और साथ ही साथ फिर ऊपर चल जाएगा तो 1 2, साथ साथ बनाते जाओ तुम लोग भी, 4 5 बनाते चलो साथ साथ, -1 -2 -3 -4 हो जाएगा इतना। अब पहला पॉइंट को देखते हैं, -4 5। एक्स वाई एक कोऑर्डिनेट है, एक्स को कहते हैं भुज, वाई को कहा जाता है कोटि, और एक्स वाई को क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो यहाँ पर -4, एक्स का वैल्यू -4 है और वाई का वैल्यू 5 है, तो यानी सेकेंड क्वाड्रेंट का है। तो इसके सीध में ले लो तो पॉइंट कहीं यहाँ पर होगा, ये हो जाएगा -4 5। फिर 0 7 कहाँ का बिंदु होगा? 0 7 एक्स अक्ष का, वाई अक्ष का होगा। हाँ 0 7 तो वाई अक्ष का होगा, तब तो इधर होगा, ऊपर जाएगा ये 6 7 यहाँ पे होगा। तो 0 7 ये वाला पॉइंट हो गया 0 7। इसको मिला ही देते हैं पहले अभी, हाँ ये तो मिलेगा ही। और फिर 5 -5 किस क्वाड्रेंट का होगा? 5 -5 फोर्थ क्वाड्रेंट का होगा, इधर होगा 5 -5 है इधर, तो 5 -5 कहीं यहाँ पर होगा पॉइंट। और फिर -4 -2, तो -4 -2 कहीं इस जगह का पॉइंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का। अब देखो इसको मिला दिए, ये पॉइंट था -4 -2, ये पॉइंट है तुम्हारा 5 -5। इसको मिला दिए और इसको मिला दिए, एक चतुर्भुज बन गया। यहाँ पे क्या था? कार्तीय तल में एक चतुर्भुज खींचिए जिसके शीर्ष -4 0 7 5 -5 और -4 -2 है। इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट तो हो गया कि इसका चतुर्भुज खींच लिए, अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं अगर विकर्ण बना देंगे तो 2 त्रिभुज बन जाएगा। क्लास 10th स्टैंडर्ड का ही सवाल है। तो अगर यहाँ से इसको मिला दें ऐसे, या इधरों मिला सकते थे, इसको ऐसे ही मिला देते हैं। तो अब नामकरण कर देते हैं हम, ए बी और ए सी और डी, यानी ए सी को मिलाया, ए सी को मिलाया तो हमें 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा। 2 त्रिभुज प्राप्त हो जाएगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? उसको हम बता देते हैं, वो त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे देख लो, अगर त्रिभुज है ए बी सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो ये चीज़ जान रहे हो तुम लोग। पहले तो इसको एज ए सर्कल में बना के भी करते हैं काम, x1 y1 x2 y2 x3 y3, एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है 1/2 x1, y1 को छोड़ देते हैं तो y2 माइनस कितना हो जाएगा? y3
प्लस x2 y कितना हो जाएगा, y2 नहीं लेना है, अब y3 माइनस कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा। हाँ, और प्लस x3 हो जाएगा y1 माइनस y2। इस चीज़ को नोट करना चाहते हो तो कहीं बगल में नोट कर लो, इसे याद भी होगा। याद है? याद नहीं है तो इस चीज़ को नोट कर लो। हाँ, नोट कर लो। अब चतुर्भुज यानी एरिया ऑफ ए आर दे देते हैं, एरिया को डिनोट किया जाता है। क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, इसको हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। उधर से अगर चलें तो ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी हो जाएगा। तो त्रिभुज पहले ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, देख लो। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ये हो जाएगा 1/2। अब इसी को मानते हैं x1, तो ये हो जाएगा -4। अब इधर ए बी सी इधर से चल रहे हैं तो ये तुम्हारा y2 तो कितना हो गया, 7, ये ना हुआ 7, तो ये हो जाएगा अब 7। और यहाँ y3 का वैल्यू कितना है, -5, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस हो जाएगा 5। अब प्लस फिर कितना हो जाएगा x2, तो x2 तो इसका 0। अब देखो 0, थोड़ा सा ही कर लेते हैं काम, वैसे मान 0 गुना समथिंग नथिंग, कुछ नहीं होगा, 0 ही हो जाएगा। तो कैलकुलेट करना जरूरी नहीं है, या मान पुट करना चाहते हो तो कर देना। अगर 0 ले लिए तो कितना हो जाएगा, 5 नहीं होगा, 0 लिए तो कितना हो जाएगा, -5 + 2। और फिर यहाँ पर कितने के बराबर हो जाएगा, देखो x3 का वैल्यू 5, y1 माइनस y2 होता है, तो y1 माइनस y2 का y1 का वैल्यू तुम्हारा y1 का वैल्यू 5 और -7 हो जाएगा। ये अगर नेगेटिव भी निकलेगा तो हम लोग पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव में ही होता है, धनात्मक में ही होता है। तो ये हो जाएगा 7 × 5 = 12 और बरचौक 48। हाँ, ये तो 0 हो गया, और +10 -10 हो जाएगा। तो 48 और 10 कितना होगा, 58, -58 29 हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे ऋणात्मक चिन्ह को छोड़ने पर, क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि एरिया ले रहे हैं ना, छोड़ने पर लिविंग नेगेटिव साइन, देयरफॉर कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी हो जाएगा कितना, 29 हो जाएगा। तो इस चीज़ को नोट कर लो। अब फिर इसी प्रकार एरिया ऑफ ए डी सी भी निकाल ही लेते हैं, उसके बाद जोड़ देंगे। हाँ, देखिए लो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी, देखो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल यानी डेल बराबर, अभी हम फार्मूला क्या बताए, 1/2 लिख के रख लो, बैठाने में सहूलियत होता है। x1 तो क्या था जी, ये तो हमेशा याद रखना, अगर भूलने का अगर डर रहता तो x1 y1, हाँ, जैसे x2 हो जाएगा, ये फिर y2 हो जाएगा, x3 हो जाएगा, y3 हो जाएगा। तो इसके अनुसार कैसे ये करते हैं, ये भी देख लो। अगर x1 लिए, y1 को छोड़ देना है, फिर y2 लेंगे, y2 माइनस y3 प्लस x2 को लेंगे तो y2 को नहीं लेंगे, तो फिर हो जाएगा ये y3 माइनस y1 होगा।
और फिर हो जाएगा तुम्हारा x3 लोगे तो y3 को नहीं लेना है, तो y1 माइनस कितना हो जाएगा y2, इसे घुमा देना है। हाँ, अब देखो ADC का एरिया निकालेंगे तो 1/2 x1 का वैल्यू तो कितना हो जाएगा -4 प्लस सॉरी इंटू कितना हो जाएगा y2 माइनस y3 है -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 अब प्लस ये हो जाएगा -4 इंटू माइनस, अब देखो यहाँ पर क्या है y3, तो y3 का वैल्यू है तुम्हारा -5, उधर फिर यहाँ y1 का वैल्यू 5, तो 5 प्लस x3 का वैल्यू 5, तो y1 माइनस y2, तो y1 का मान 5 माइनस y1 माइनस y2 +2 हो जाएगा +2। अब इसी को सॉल्व करना है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा देखो +3 -12 हो जाएगा यहाँ, और हम 5 5 10 +40, और ये कितना हो जाएगा 5 2 7 7 5 35, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा 75 में 12 घट जाएगा तो कितना 75 में 12 घट जाएगा जी, 75 में 12 घटेगा तो 63 हुआ, तो 63/2 हो गया। अतः एरिया ऑफ ट्रायंगल सॉरी क्वाड्रिलेटरल ABCD दोनों को जोड़ देंगे ABCD, तो बराबर हो जाएगा तुम्हारा 29 प्लस 63/2, यही होगा। तो इधर 58 प्लस 63/2 कितना हो जाएगा 121/2 स्क्वायर यूनिट, यही ना, ये हो जाएगा आंसर। तो इसको नोट कर लो बढ़िया से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, 2A भुजा के समबाहु त्रिभुज का आधार y अक्ष के अनुदिश इस प्रकार है कि आधार का मध्य बिंदु मूल बिंदु पर है, त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात कीजिए। तो समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों भुजा उसका बराबर है और तीनों कोण भी बराबर होता है, ये ना होता है। और साथ ही साथ आधार जो दिया हुआ है वो कहाँ पर है y अक्ष के अनुदिश है, तो पहले ये 2 लाइन तो खींचना ही पड़ेगा। यानी उसी के अलोंग मानना है, तो पहले तो ये 2 लाइन खींच लो, x डैश हो गया y डैश, पूरा मैथ्स का आधार है और फिजिक्स का ये 2 लाइन। हाँ, अब आधार यानी भुजा यानी समबाहु त्रिभुज है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई कितने के बराबर होगा 2a के बराबर होगा, कंफर्म है। लेकिन उसमें जो आधार दिया है, आधार का क्या परिभाषा है, अगर हम तुम लोगों से पूछें कि त्रिभुज में किस भुजा को हम आधार मान लेते हैं, तो इसका जवाब जो होगा कि जिस भुजा पर लंब डालते हैं वही आधार हो जाता है। जिस भुजा पे अगर लंब डाल दें तो वही क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आधार दिया हुआ है वो y अक्ष के अनुदिश है, तो मान लेते हैं ऐसे है, यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक a, तो a क्योंकि इसका जो मध्य बिंदु है वो मूल बिंदु है, तो टोटल ये हो जाएगा 2a, और कहीं इधर होगा ऐसे भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है। ए को निकालेंगे तो फिर हम लोग लिख देंगे, ऐसे भी समबाहु त्रिभुज बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। तो हम लोग राइट तरफ ही काम करके चलते हैं। मान लेते हैं ई ए है, बी है और सी है। शीर्ष यानी जिसको वर्टेक्स बोलते हैं, क्या होता है त्रिभुज का 2 भुजा जहाँ पे एक दूसरे को कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, उसी को हम लोग शीर्ष कहते हैं। यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है हम लोगों को शीर्ष का। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ए का तो और बी का तुरंत हो जाएगा इसका, देखो जी। अब कहाँ पर है पॉइंट ए, वाई अक्ष पर है,
अगर y अक्ष पे है तो श्योर है कि x का जो वैल्यू होगा 0 होगा, यानी भुज का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। वैल्यू ऑफ एफ सीसा 0 हो जाएगा। हाँ, और लंबाई तो यानी ई तो दिया हुआ है a, तो ई तो हो जाएगा तुम्हारा 0 a हो जाएगा। और ई कितना हो जाएगा, नीचे है इसलिए ई 0 माइनस a, यानी a का कोऑर्डिनेट और b का कोऑर्डिनेट निकालने में दिक्कत नहीं है। यहाँ a b c क्या है, त्रिभुज के शीर्ष हैं, वर्टेक्स है। तो त्रिभुज के शीर्ष ज्ञात करना है, यानी a b c तीनों का ज्ञात करना है। तो तीनों का ज्ञात करने में 2 टोका तो हो गया ना। और अगर ई ओ है तो अब ई तो अगर ओ सी का मान निकाल लें तो हम लोगों को मालूम हो जाएगा कि कितने के बराबर होगा। तो त्रिभुज में यानी समबाहु त्रिभुज में जो होता है लंब का जो फार्मूला होता है क्या हो जाता है, अगर फार्मूला नहीं जानते तो हम फार्मूला ड्राइव करके भी हम बता देते हैं। √3/2 होता है ना जी, √3 नहीं, क्षेत्रफल नहीं, समबाहु त्रिभुज में शीर्ष लंब की लंबाई यानी ऊंचाई का सूत्र क्या होता है, ऊंचाई का ऊंचाई का स्पेशल सूत्र होता है। मान लेते हैं वो समबाहु त्रिभुज है, देखो हम समझा दे रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज है, कोई भी किसी भी आधार का मान लेते हैं भुजा ए आधार का है ना, भुजा की लंबाई a है और इसका शीर्ष लंब कितना है मान लिए h, तो ई a हो जाएगा, ई भी a होगा, तो ई हो जाएगा a/2 होगा। थोड़ा देख लो, तो अगर a b c इसका पार्ट नहीं है, वैसे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन फार्मूला कैसे प्राप्त होता है वो चीज़ को देख लो। तो ई तो त्रिभुज में मान लेते हैं ई एम है, तो त्रिभुज ए एम बी में ही चलते हैं, इधर चलो या उधर चलो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ई तो 90 डिग्री हो गया, और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लगा देंगे तो ई हो जाएगा ए बी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी एम का स्क्वायर प्लस ए एम का स्क्वायर, होगा ना जी। 90 डिग्री के सामने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ए एम का वैल्यू देखो, ए बी का वैल्यू ए है तो ए का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना a/2 का, और ई क्या हो जाएगा जी h, तो h का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस a²/4 कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि a/2 का होल स्क्वायर था, तो a/2 का होल स्क्वायर इतने के बराबर होगा। चलो, तो ये हो जाएगा 3a² होगा, घटा दोगे जी 3a²। तो अब अगर h का मान निकालेंगे, एक्चुअली भुजा है, भुजा का लंबाई जो हमेशा क्या धनात्मक लेते हैं, तो वैसे तो प्लस माइनस निकलेगा, लेकिन लेंगे किसको, सिर्फ प्लस को लेंगे। तो ये हो जाएगा 3a² का रूट। तो अगर हम h का मान देखें तो h का जो वैल्यू हो जाएगा √3/2 और a, तो अगर हम यहाँ पर लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज में यानी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हम लिख सकते हैं, ऊंचाई का जो सूत्र हो जाएगा √3/2, और ये क्या है भुजा ना जी, ये क्या मान के चले थे भुजा, तो ये फार्मूला हो गया। अगर इसको नोट करना चाहते हैं नोट कर लो, उसके बाद सॉल्व करेंगे। हाँ, अब देखो हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन पे आते हैं, वो तो अलग पार्ट था क्या हुआ। तो हम जानते हैं वी नो डैट, हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना बताए, √3/2 इंटू भुजा, है ना जी। अतः यहाँ पर फिगर में देखो OC है ना ऊंचाई है, तो OC ऊंचाई, तो OC बराबर हम लिख सकते हैं, OC बराबर कितना √3/2, और भुजा का मान कितना दिया हुआ है जी 2a, है ना, तो 2 कैंसिल, तो √3a हो जाएगा। अब जब √3a इधर इतना निकला तो इधर माइनस में आ जाएगा। अतः त्रिभुज के निर्देशांक
सॉरी शीर्ष के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक क्रमशः, अब देखो पहले तीनों का लिखेंगे ना एक बार। ए का हो गया तुम्हारा 0a, बी का हो गया तुम्हारा 0-a और सी का हो जाएगा √3a0, क्योंकि ये जो सी है वो कहाँ पर स्थित है, एक्स अक्ष पे है, तो इसलिए वाई नियामक क्या होगा, 0 होगा। अथवा अगर त्रिभुज ऐसे इस साइड बनता, हाँ, तो अगर इसको हम सी डैश मान ले तो ई दोनों तो सेम रहता है, ए और बी, तो ए का कोऑर्डिनेट 0a और बी का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0-a और सी डैश का कोऑर्डिनेट जो होगा, यहाँ सी का कोऑर्डिनेट था, इस सी डैश का कोऑर्डिनेट हो जाएगा -√3a0 हुआ है। एकदम इजी है, सॉल्यूशन इसका यही हुआ। वो तो हम वेरीफाई करके दिखा दिए थे फार्मूला के कैसे होता है, तो इस चीज़ को भी नोट कर लो। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 है तो बहुत इजी, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट इसमें चाहिए। दूरी सूत्र का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं क्वेश्चन का। ये दो लाइन, ये लक्ष्मण रेखा और ये राम रेखा, क्या जी राम रेखा नहीं खींचा है, फिर भी हम लोग दे देते हैं रेखा उसका क्या, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। पूरा इस पे देखो, पूरा ट्रिग्नोमेट्री भी इसी पे था कि इसको आइडेंट में जा रहा है, लाइन पे इसी पे आ रहा है। कैलकुलस भी पढ़ोगे तो अगर ये दोनों लाइन का ज्ञान रहेगा तब बढ़िया सीखोगे, तब रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। और ये दोनों लाइन वैसे खाली डायरेक्ट बनाते रहोगे तब फिर रट्टा मारते रहो। तो P और किसके के बीच की दूरी ज्ञात करना है ना, पहला नंबर। PQ y अक्ष के समांतर है, तो एगो ऐसे मान लेते हैं, कहीं भी मान सकते थे ऐसे। ये तुम्हारा P हो गया, Q हो गया। देखो पहला नंबर कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, पैरेलल टू y एक्सिस, हाँ y एक्सिस के समांतर है, तो y एक्सिस के समांतर है और P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2 y2। कितना दिया हुआ है, x2 y2 दिया है ना। तो दूरी सूत्र जानते हैं हम लोग, बाय डिस्टेंस फार्मूला। दूरी सूत्र से हम लोग क्या जानते हैं, दूरी सूत्र से PQ बराबर कितना हो जाता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, यही हो जाता है। अब चूंकि PQ क्या है, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, कंडीशन को यूज कर रहे हैं। अगर समांतर है तो क्या होगा, समांतर है, देखो यहाँ पे जितना डिस्टेंस है, ई डिस्टेंस ई डिस्टेंस ई डिस्टेंस सब समान होगा ना जी। और कौन सा बराबर होगा, अब तुम बताओ, x1 बराबर x2 होगा या y1 बराबर y2 होगा, नहीं। अब देखो ये डिस्टेंस है, देखो along x एक्सिस क्या लेते हैं जी, along x एक्सिस तुम्हारा क्या हो जाता है, x का मान होता है ना। अगर इस पॉइंट पे देखें तो तुम्हारा x2 है और ई पॉइंट पे देखें तो ई भी x2 है। तो याद रखना है, अगर कोई रेखा या कोई रेखाखंड y अक्ष के समांतर है तो उसका भुज क्या होगा, बराबर होगा, यानी उसका एब्सिसा क्या होगा, बराबर होगा। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं x1 इक्वल टू x2, फिगर में देख भी सकते हो। हाँ, तो जब x1 इक्वल टू x2 तो इम्प्लाई डैट x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, या डैट इज इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर या हेंस अतः PQ बराबर ये कितने के बराबर हो जाएगा, x2 इसका वैल्यू तो 0 हो गया, तो 0 का स्क्वायर y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1। मॉड इसलिए लगा देते हैं क्योंकि दूरी निकाल रहे हैं, हो सकता है कि बड़ा छोटा हो सके, बात समझ रहा है, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट तो हट जाएगा ना। लेकिन हम यहाँ पर मॉड इसलिए लगाए, क्यों लगाए, नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो ये पहला नंबर का ये आंसर हो गया, इसमें दिक्कत नहीं है।
ऐसे ही दूसरा बन जाएगा। अब इसी का थोड़ा सा 2 नंबर देख लेते हैं, क्या है, पी क्यू एक्स अक्ष के समांतर है, यही ना। जब एक्स अक्ष के समांतर है तो इसका अगर हम लाइन सेगमेंट खींचेंगे तो ये तो P हो गया, ये Q हो गया, तो इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, x2 y2 है। हाँ, किसी भी क्वाड्रेंट में, इसलिए तो वहाँ पर मॉडल्स लगा रहे थे। हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम कर देने, यहाँ तक भी आ सकता है, इधर भी खींच सकते हैं। हाँ, किसी भी क्वाड्रेंट में खींच सकते हैं, वो समझाने के लिए हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में खींच दिए। तो पी क्यू अगर एक्स अक्ष के समांतर है, जब एक्स अक्ष के समांतर होगा तो ऑर्डिनेट बराबर होगा, यानी कोटि का मान बराबर होगा। डेट इज हम कह सकते हैं कि y1 और y2 का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं y2 माइनस y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। y2 माइनस y1 इक्वल टू 0। अतः पी क्यू बराबर जो हो जाएगा यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और इसका वैल्यू 0 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी क्यू इक्वल टू x2 माइनस x1 का मॉड इसलिए लिए, फिर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो इसको भी नोट कर लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर है। तो एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, इसी को मान लिया एक्स अक्ष। एक्स अक्ष पर बिंदु ज्ञात करना है जिससे समान दूरी पर कौन कौन बिंदु है जी, एक 7, 6 है, एक है 3, 4। पूरा नियामक पे लेके नहीं बना रहे हैं, समझने के लिए। एक्स अक्ष पे है, इसको एक्स अक्ष माने हैं एक्सिस ऑफ एक्स, तो ये जो हो जाएगा एक्स 0 हो जाएगा, वाई नियामक 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि एक्स अक्ष पर बिंदु है, इसलिए वाई नियामक कितने के बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। समान दूरी पर है, इसको कुछ मान लो, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है प्रश्न से, AP इक्वल टू BP, या उल्टा भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, पहले ही स्क्वायर कर देते हैं, तो स्क्वायर रूट नहीं देना पड़ेगा। स्क्वायर करने का उद्देश्य यही है कि स्क्वायर रूट नहीं देना पड़ेगा। तो अब AP के बीच में दूरी सूत्र लगाएंगे, तो दूरी सूत्र का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं जी। x1 x2 अगर रहे 2 पॉइंट, अगर मान लेते हैं EP और Q, तो PQ के बीच का जो दूरी सूत्र हो जाता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाता है, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट होता है। तो स्क्वायर कर देंगे तो इतने हो जाएगा, इस साइड रूट का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितने के बराबर हो जाएगा, किसी में किसी को घटा दो ना जी, तो तुम्हारा हो जाएगा x2, यानी 7 माइनस x करें या x माइनस 7 करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 7 माइनस x का होल स्क्वायर और 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, ये फिर कितने के बराबर, यहाँ पर 3 माइनस x का होल स्क्वायर और फिर हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो 7 49, 7 दूना 14x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36, तोड़ दिए a माइनस बी का होल स्क्वायर पे। अब इसको यहाँ पे फिर होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे, तो 3 3 9, 3 दूना 6x प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 16 होगा। इसमें तो दिक्कत नहीं। अब सबको देखो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो कैंसिल कर ही देते हैं, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा ना जी। अब देखो इधर लेते आते हैं, माइनस 14x और प्लस 6x, और उठा के सबको उधर ले चलो जी। तो ये तो 9 16 9 ये कितना हो गया 25, और 49 और 36 कितना हो जाएगा जोड़ के जी, 49 एक 50, 50 और 35 हो जाएगा 85। तो माइनस इधर कितना हो जाएगा 85। तो अब देखो माइनस 8x, अब इधर घटाओ, 85 में 25 घटेगा कितना 60, माइनस 60, तो माइनस कितना हो जाएगा 60 होगा। तो अब माइनस माइनस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, होगा। तो x इक्वल टू अब 4 से कटा दो तो 2, 15/2। अतः x अक्ष पर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाँ, अतः अभिष्ट बिंदु के निर्देशांक
निर्देशांक कितने के बराबर हो जाएगा? ये 15/2 और कितना हो जाएगा? 0। क्या 15/2 0 हो जाएगा। ये आंसर हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये, तो इसको भी नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 5 नंबर जो है अभी क्लास 11 से का चालू हुआ। क्या है? रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और P तथा B बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु से जाती है। तो पहले रेखा की ढाल कैसे ज्ञात करते हैं बताए थे। हाँ फार्मूला था ऐसे, रेखा का ढाल ज्ञात करने का फार्मूला था। अगर यहाँ पर E x1 y1 और E हो जाएगा x2 y2 और m बराबर, यानी रेखा की ढाल को ही हम लोग m से डिनोट करते थे, स्लोप था ना जी, स्लोप। और इसका फार्मूला बताए थे क्या? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, m का फार्मूला था। अगर एक रेखा पर दो बिंदु दिया रहे तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट बाय डिफरेंस ऑफ एब्सिसा, है ना। तो यहाँ पर रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु, पहले इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा बना देते हैं, बड़ा बढ़िया लगेगा बनाने में। इधर देखो, रेखा की ढाल ज्ञात की जो मूल बिंदु तो यहाँ है ना जी। ये x हो गया, x डैश हो गया, y हो गया, y डैश हो गया। और उसके बाद 0 - 4 कहाँ पे होगा? 0 - 4 नीचे होगा। 0 - 4 कहीं यहाँ पे होगा बिंदु ना जी। 0 - 4 8 0 कहीं इधर होगा। इसको मिला देना है, मिला दिए। अब इसका मध्य बिंदु का सूत्र बताए थे। अगर एक रेखा है, इसका रेखाखंड है जिसका एंड पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट दिया हुआ है इतना, और मध्य बिंदु x y है, तो x का जो सूत्र हो जाता था x1 + x2/2 और y बराबर हो जाता था y1 + y2/2। अब इस रेखा का नहीं, देखो रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए जो मूल बिंदु और इतना के मध्य बिंदुओं को, हाँ मध्य बिंदु से जाती है। तो मध्य बिंदु इसका कोऑर्डिनेट अब निकालते हैं। 0 + 8 8/2 होगा। तो इसका यानी 0 + 8 और ये -4 + 0/2 होगा, या डेट इज ये हो जाएगा 4 और -2 होगा ना। ये बिंदु हो गया। हाँ ये मध्य बिंदु का कोऑर्डिनेट निकल गया। मान लेते हैं इसको, ये क्या है? ये था तुम्हारा कितना दिया हुआ जी? P और ये था B। हम मान लेते हैं ये जो मध्य बिंदु निकला कितना? A, और ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना? O, सॉरी ऑरिजिन मान लिए O, जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0। अतः OP की ढाल बराबर हो जाएगा, ढाल यानी m बराबर कितना था? y2 - y1/x2 - x1 होगा ना जी। तो अब इधर मान बैठा देते हैं y2, किसी को भी मान सकते हो, यही इसी को मान लेते हैं y2 -2 को। तो -2 - 0/4 - 0, तो -4 तो -1/2, ये हो गया आंसर। किसी को भी मान सकते हो। ओपी का ढाल ज्ञात करना है। और हम पहले भी बताए कि अगर एक रेखा पर दो बिंदु दिया रहे तो उसका जो स्लोप हो जाता है कितने के बराबर होता है? y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। हाँ इस स्लोप का फार्मूला बताए भी थे, प्रूफ भी किए थे कैसे होता है। तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर लो। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि पाइथागोरस प्रमेय के प्रयोग बिना, यानी पाइथागोरस का यूज नहीं करना है, और दिखाना है कि जो दिया हुआ है बिंदु इस समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। अगर पाइथागोरस का प्रयोग करना रहता तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला यूज करते। अगर मान लेते हैं कि ऐसे है कोऑर्डिनेट, ऐसा नहीं कि इसी क्रम में रहेगा 4 4 3 5, हो सकता है -1 1।
ऐसा नहीं है, अभी हम रफ फिगर खींचें, ऐसा फिगर हो सकता है कि ई यहाँ पे आ जाए, ये यहाँ पे आ जाए, या ये यहाँ पे आ जाए, इसका कोई अभी ठिकाना नहीं है। लेकिन पाइथागोरस का अगर प्रयोग करना रहता, मान लेते ई ए बी सी, तब क्या करते, ए बी का स्क्वायर बी सी का स्क्वायर अगर ए सी का स्क्वायर के बराबर हो जाता तो कह देते कि क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन क्या डाल दिया है कि पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग नहीं करना है। तो पाइथागोरस का प्रयोग नहीं करना है तो अब कैसे करेंगे, तो हम लोग एक टूल्स पढ़े हैं, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन में हम लोग क्या जानते हैं कि यहाँ पर अगर दो लाइन एक दूसरे पर लंबवत हों, अगर दो लाइन है, मान लेते हैं L1 ये है L2, और इस रेखा की ढाल M1 और इस रेखा की ढाल M2 होता है। अगर दो रेखा की ढाल दिया हो इतना M1 और M2, तब हम बताए थे कि अगर दो लाइन एक दूसरे पर लंब हों तो क्या हो जाता है, उसका n होता है। यदि दो रेखाएं एक दूसरे पर लंब हों तो उनके ढालों का जो गुणनफल हो जाता है M1 इंटू M2 बराबर -1 होता है। ये पिछले क्लास में भी बताए थे। हाँ, पहले अब देखो मान लेते हैं कि माना कि कैसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम देखो माना कि A 4 4 B 3 5 और C -1 है। हाँ, कोऑर्डिनेट है, इतना मान के चल रहे हैं। अब रेखा ए बी की ढाल निकाल सकते हैं। रेखा ए बी की ढाल, रेखा ए बी की ढाल निकाल सकते हैं, कितने के बराबर हो जाएगा। अगर हम रेखा ए बी की ढाल ऐसे M1 यूज करें तो ये हो जाएगा y2, इसी को y2 मानते हैं, तो 5 माइनस कितना हो जाएगा, 4/3 - 4 होगा। तो फाइनली कितना हो जाएगा, 1/-1 बराबर -1। तो M1 का मान कितने के बराबर निकाल के रख लिए अभी, -1। फिर इसी प्रकार रेखा BC की ढाल, हाँ M2, तीनों का ढाल निकाल लेंगे, दो टो का अगर गुणनफल -1 के बराबर हो जाएगा तो कह देंगे। तो रेखा BC की ढाल अगर M2 लें तो ये हो जाएगा -1 -5 बटे -1 -3 बराबर -6/-4 बराबर 3/2 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकाले, M2 का। हाँ, रेखा AC की ढाल M3, AC का ढाल निकालेंगे तो कितना होगा। अब यहाँ पर AC देखो, ए है EC है, तो ये हो जाएगा -1 -4 -4 -5 बराबर कितना 1। तो M3 का मान यहाँ पर कितना देख रहे हैं, 1 के बराबर। M3 का M1 और M3 दो टो होना चाहिए। समकोण त्रिभुज कब होता है कि अगर दो भुजा, यानी दो भुजा एक दूसरे पर क्या हो, लंब हो। तो एक भुजा तो लंब नहीं होता है जी। इधर समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो अगर एक कोण ही ना समकोण होता है, एक कोण ही समकोण होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, अतः ऐसे लिख सकते हैं M1 M3 बराबर, देखो दोनों का गुणनफल कितने के बराबर होगा जी, -1 के बराबर होगा। अतः रेखा AB और AC क्या है, ढाल है, यानी कौन सी समकोण होगा। देयरफॉर लिख सकते हैं AB परपेंडिकुलर टू AC। अतः ABC क्या है, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। हाँ, अतः बिंदु A, B व C समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। दिक्कत नहीं इसमें, एकदम इजी है, इसको भी नोट कर लो।